लम्ब से जाना किस्त नंबर 26, आई थिंक 26 पर ही है। और असकलम लाइबा खान। तो मैं प्यारी रीडर्स में कल आपको एपिसोड नहीं दे पाई, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। और वैसे भी अच्छी बात ही थी कि अभी अपना सारा काम निपटा ले, बाद में वहाँ जाकर एक हफ्ते के लिए तो उसे बिल्कुल भी काम को हाथ भी लगाने नहीं देना चाहता था। आरिश खानज़ादा अब खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ बढ़ता, जहन में बहुत सारी सोचें लेते वो ऑस्ट्रेलिया जाने के प्लान बना रहा था। सबसे पहले तो कमरे के अंदर दाखिल होकर उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेस्ट जगह बुकिंग को सर्च करके देखने लगा। बहुत सारी खूबसूरत जगह थीं जो एक बार सर्च करने में आ गई थी। इन सारे खूबसूरत मकामात को देखते हुए आरिश ने दिल ही में यही सोचा था कि सारी जगहों पर वो औरजला को घुमाने ज़रूर लेकर जाएगा। वो तो अभी से इतना खुश हो रहा था कि उसे पता नहीं चला कि इस खुशी में वो कल की फ़्लाइट बुक कर चुका है और उसने अभी तक पैकिंग भी नहीं की। पैकिंग तो जल्दी जल्दी से हो जाने की, लेकिन वो औरजला को बता नहीं पाया था कि इसने कल की फ़्लाइट बुक कर ली। रात 10 बजे की, अभी तो तकरीबन शाम के 7 बज रहे थे और कल 10 बजे तक जाना था। तो वो औरजला को सुबह से ही बताने का इरादा रखता था कि वो अपने सारे काम जल्दी जल्दी से निपटाते हुए इसके साथ इसके सपनों के शहर में दाखिल हो, जहाँ पर सिर्फ इन दोनों के अलावा कोई भी ना हो इनके बीच। मुस्कुराते हुए आरिश ने भी अब अपने मोबाइल को साइड पर रखा और अपने लैपटॉप उठाकर अपने सारे पेंडिंग काम को जल्दी जल्दी से निपटा कर अपने सेक्रेटरी के हवाले करना चाहा था, ताकि इसके ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद पाकिस्तान से उसे ऑफिस की तरफ से एक फ़ोन भी ना आए। आरिश खुश तो बहुत था और औरजला को अपने साथ इसीलिए लेकर जाना चाहता था कि वहाँ जाकर इसकी सारी महरूमियों को दूर कर सके और उसे जी भर कर प्यार कर सके। अब देखना ये था कि क्या औरजला को खुश कर पाता और क्या औरजला अपने दिल को मज़ीद नरम करते अपने ही शौहर को माफ़ कर पाती और इसकी खुशियों में खुश होती या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलना था। इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? तपती दोपहर में बाहर क्यों जाना है तुमने? और वो भी इतना तैयार होकर? बसीर खानज़ादा जो आज जल्दी ही इस्लामाबाद से हवेली में लौट आया था, क्योंकि वो कुछ टाइम जरीश के साथ स्पेंड करना चाहता था, लेकिन जरीश को इस तपती दोपहर में हवेली से निकलकर पोर्च की तरफ पड़ता देखकर इसने बेसाख्ता ही इसका हाथ पकड़ते अपने साथ हवेली के अंदर लाते हुए पूछा था, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं? छोड़े मेरा हाथ, मुझे मेरे दोस्त के घर जाना है। छोड़े। जरीश खानज़ादी ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, जो बसीर खानज़ादा की सख्त गिरफ्त में कैद था। अब तुम्हारे सारे रास्ते मुझसे होकर ही निकलते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना तुम्हें? बसीर खानज़ादा ने उसे खींचते हुए अपने कमरे में लाकर छोड़ा और कमरे का दरवाज़ा लॉक करते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते कहा था, जाने दो मुझे यहाँ से, वरना मैं यहाँ सबको इकट्ठा कर लूँगी। बेशरम खानज़ादे, हर वक्त मुझे अपने रूम में बंद करते रहते हो, जहाँ कहीं भी मौका मिलता है। तो जरीश खानज़ादी ने इस बार उसे घूर कर देखते हुए कहा था। इस वक्त तो इतना खूबसूरत तैयार हुई थी कि वो पता नहीं क्रैक दिमाग वाला खानज़ादा कहाँ से टपक पड़ा कि वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। हाँ, तो मैं काम से इसलिए जल्दी आया हूँ ताकि मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। बसीर खानज़ादा ने इसके खूबसूरत से चेहरे को लाइट मेकअप में देखकर जैसे मदहोश हुआ था। इसके नैन नक्श बहुत ही अट्रैक्टिव थे और मेकअप करके उसे खूबसूरत और भी बना दिया गया था। इसके भरे भरे लबों पर पिंक लिप ग्लोस इस वक्त बसीर खानज़ादा को बुरी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। बसीर खानज़ादा की नज़रों को अपने लबों पर देखता पाकर जरीश ने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने लबों पर रखते उन्हें छुपाया था, जैसे कि वार्न किया था कि इसकी तैयारी को बिल्कुल भी ख़राब ना करना, उसे अपनी दोस्त के घर जाना है। चलो एक डील करते हैं, मुझे 1 घंटा तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। मैंने इसके बाद में तुम्हें खुद तुम्हारे दोस्त के घर छोड़ाऊँगा, लेकिन ये 1 घंटा बिल्कुल मेरी मर्ज़ी का होगा। मैं जो भी करूँ तो मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करोगी। बसीर खानज़ादा ने चालाकी से इसके सामने अपनी शर्त रखी थी। जरीश ने घूर कर इसकी तरफ देखा था, जो अपनी चालाकी में खानज़ादी को फंसा रहा था। जरीश खानज़ादी आगे हुए इसकी आंखों में अपनी आंखों को गाड़ते हुए कहा था कि नादान लड़कियों की तरह समझ रखा है जो अपनी चालाकी में फंसा लोगे। क्या मैं तुम्हें या फिर तुम्हारी बेशर्मी को नहीं जानती हूँ जो मैं 1 घंटा खुद को तुम्हारे हवाले करूँगी, और जैसा कि मुझे पता नहीं कि तुम इस 1 घंटे में मेरे साथ क्या क्या करोगे, मेरी पूरी तैयारी को तुम बिगाड़ कर रख दोगे। इसीलिए ऐसा करने या फिर इस शर्त को मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सरीश खानज़ादी ने अकल को इस्तेमाल में लाते हुए बसीर खानज़ादा को जवाब दिया था। ओह वाओ, मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मेरी खानज़ादी इतनी अक्लमंद है, लेकिन तुम जितनी भी अक्लमंद हो जाओ क्या फ़ायदा, मैंने जो कहा है वो तो मैं करके ही रहूँगा।
तुम्हें अपने पास से दूर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, बसीर खानज़ादा ने कहा। साथ ही इसका नाजुक सा मरमरी हाथ अपने हाथों में लेते इस पर अपने लबों का लम्स छोड़ा था। मूंछों की चुभन को महसूस करते ज़रीश खानज़ादी का पूरा वजूद अंदर से कांप कर रह गया था। छोड़ो मुझे और जाने दो। यहाँ से मेरी दोस्त का आज बर्थडे है और मुझे उसके घर जाना है तो जाना है। मुझे मोरे से इजाज़त ले चुकी हूँ। ज़रीश खानज़ादी ने खूनख्वार नज़रों से अपने शौहर की तरफ देखते हुए कहा था, जिसके इरादे इसकी तैयारी को फुल बिगाड़ने के लग रहे थे। हरगिज़ नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगी जब तक मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर लेता। सच मानो मुझे मेरी तबीयत बहुत डाउन डाउन से फील हो रही है। तुम्हारे लबों को चूमकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और तुम्हारी इन नाजुक सी धड़कनों को अपने लबों से छूते यकीन मानो मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। बसीर खानज़ादा ने बेबाकी की हद करते हुए उसे अपने करीब खींचा और दीवार से पिन करते हुए इसके इर्द गिर्द अपने हाथों को रखते उसे जैसे कैद किया। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मेरी तैयारी ज़रा भी ख़राब करने की कोशिश की तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी और मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। फिर ज़रीश खानज़ादी ने उसे पहले ही वार्न किया था और इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी अपने मुताबिक, लेकिन इस वक्त तो बसीर खानज़ादा के दिल में हलचल मचा चुकी थी। सिंपल सी रेड कलर की कुर्ती और साथ ही रेड कलर का खुला ट्राउज़र और रेड कलर के दुपट्टे को अपने गले में डाले, बालों को खुला छोड़े, डिसेंट सा मेकअप किए हुए इस वक्त सच में ही बसीर खानज़ादा के जज्बात को जगा चुकी थी। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम दोबारा से तैयार हो जाना। बसीर खानज़ादा ने जैसे इसकी बात को मजाक में उड़ाया था और साथ ही अपने दोनों हाथ इसके दिल के मकाम पर रखते उसे नरमी से सहलाते, जैसे ज़रीश को भी अपने साथ मदहोश करना चाहता। ज़रीश सुर्ख पड़ती इसके हाथ पर अपने हाथ रखती इसके हाथ को अपनी धड़कनों पर से हटाना चाह रही थी, लेकिन बसीर खानज़ादा ने इसके दोनों हाथों को इसकी कमर पर पिन करते हुए अब अपने एक हाथ से ही ज़रीश के दिल के मकाम को हाथों में भरे सहलाती उसे मदोश कर रहा था। ज़रीश खानज़ादी को अपने जिस्म में तितलियाँ फड़कती महसूस हो रही थी। इसका दिल डूब कर उभरा था, गले में गिल्टी भर कर मासूम हुई थी। बसीर खानज़ादा इसको मदहोश करने की कोशिश कर रहा था और वो हो भी रही थी। ज़रीश खानज़ादी आंखें बंद करती खुद पर काबू पाते उसे किसी भी तरह खुद से दूर करना चाहा था, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई थी। दूर हो जाओ बेशरम खानज़ादे, मैं नाराज़ हो जाऊंगी तुमसे, ज़रीश खानज़ादी ने मदहोश होते इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा और साथ ही इसकी कान की लोगों दांतों तले जोर से दबाते हुए इस बार बसीर खानज़ादा को सिसकी लेने पर मजबूर कर चुकी थी। वो पहली ऐसी बेबाक खानज़ादी थी जो अपने शौहर को सिसकियाँ लेने पर मजबूर कर रही थी। बसीर खानज़ादे ने अब दोनों हाथों से इसका चेहरा अपने कान से पीछे करते इसके लबों पर शिद्दत से झुकते इसके नीचे लब को अपने दोनों लबों में भरे इंतहाई रोमांटिक अंदाज में चूमने लगा। बसीर खानज़ादा ज़रीश को देख रहा था जो अपनी ज़िद पर अपने मुंह को सख्ती से बंद किए उसे किस करने से जैसे रोक रही थी। बसीर खानज़ादा भी अपना हाथ सख्ती से इसके जबड़े पर रखते इसके मुंह को खोला। अब ज़रीश की सांस से इसकी हलक में घोंट रहा था। बसीर खानज़ादा ने इसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में कैद करते दीवार से पिन किया था, जैसे बार बार अपनी किस के दौरान डिस्टर्ब कर रहे थे। बसीर खानज़ादा ने इसके दोनों लबों को अपनी शिद्दत से सुर्ख पड़ता देखकर और उसे मज़ीद अपने किस की वजह से सांसें ना लेते देखकर वो पीछे हुआ था और मुस्कुराते हुए ज़रीश खानज़ादी की बिगड़ी हालत को देख रहा था, जो वो 2 मिनट में ही बिगाड़ चुका था। गहरी गहरी सांसें भरते ज़रीश खानज़ादी इस वक्त इसका दिल पूरी तरह से डगमगा रही थी। ज़रीश खानज़ादी ने अपना बिगड़ा हुआ तनफ़ुस बहाल करने के बाद उसे खूनख्वार नज़रों से देखा था और बसीर खानज़ादा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट को देखते हुए ज़रीश खानज़ादी का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। इसने इसकी हालत पूरी बिगाड़ दी थी, इसकी कमीज़ को शक्नों से भर दिया था और इसके लबों पर से इसने लिपस्टिक को भी खा लिया था। तकरीबन इसके बाल भी बिगड़ चुके थे। बसीर खानज़ादा की तरफ बढ़ते ज़रीश खानज़ादी में अब जैसे ही गुस्से ने अंगड़ाई ली थी तो उसे इस बार अपने करीब करते हुए ज़रीश खानज़ादी ने भी अपना बदला उतारना चाहा, लेकिन इसके बदला लेने का अंदाज़ नहायत ही यूनिक था। इसकी कमीज़ के बटनों को खोलते हुए इस कदर ज़ोर से अपने दांत इसके सीने पर गाड़े थे कि बसीर खानज़ादा के चेहरे पर दर्द भरी मीठी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो इसीलिए तो ज़रीश खानज़ादी को छेड़ता था ताकि वो गुस्से में आए और अपना वाइल्ड अग्रेसिव रोमांस इसके साथ करे। उस वक्त भी ज़रीश खानज़ादी काफ़ी गुस्से में लग रही थी, इसीलिए तो उसके सीने पर से अपने दांतों को हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हत्ता कि ज़रीश खानज़ादी को मज़ीद अपने मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ, तब जाकर इसने अपने दांत बसीर खानज़ादा के सीने से हटाए थे। आह, बहुत ही मीठा लेकिन दर्द भरा लम्स है तुम्हारा, बसीर खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए इसके लबों पर ज़ोरदार बोसा देते कहा था और इसके कान में तकरीबन सरगोशी नुमा गंभीर आवाज़ में कहा था
कि अब मेरी बारी, मैं भी तुम्हारी इन धड़कनों पर अपने लबों से लव बाइट बनाना चाहता हूँ। बसीर खानज़ादा ने दिल फरेब अंदाज में इसकी धड़कनों पर अपनी उंगलियों को बचाते कहा। तो जरीश खानज़ादी के दिल ने बेसाख्ता ही एक बीट मिस की थी। तुमने मेरा हुलिया बिगाड़ा और मैंने अपना बदला भी उतारा। अभी साहब बराबर आप मुझे यहाँ से जाने दो। जरीश खानज़ादी ने सर्द आवाज़ में अपनी तरफ बढ़ने से रोका था। बिल्कुल भी नहीं जान, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बसीर खानज़ादा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते कहा था और उसके करीब बढ़ते इसकी रेड शर्ट को एक ही झटके में इसकी धड़कनों तक ऊपर करते, इसके बेबी पिंक कलर के स्टेप्स में अपनी उंगलियां उलझाते, वो इस नाजुक पर्दे से भी आज़ाद करते बिना उसे समझने का मौका दिए। इसके दिल के मकाम को अपने लबों में भरकर वो इसकी सांसों को इसके सीने में ही अटका गया था। जरीश खानज़ादी सिसकते हुए इसके बालों में हाथ उलझा दी, जैसे मस्जिद उसे खुद से दूर भी नहीं करना चाहती थी और पास भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसकी सिसकियाँ बसीर खानज़ादा को मदहोश करती अपनी शिद्दतों को बढ़ाने का मौका ज़रूर दे रही थी। बेशरम क्रैक दिमाग वाले खानज़ादे, मत करो। जरीश ने सिसकियों के दौरान बसीर खानज़ादा को बाज रहने का इशारा दिया था, लेकिन बसीर खानज़ादा तो इस वक्त इसके धड़कनों के हसार में जकड़ा इसकी बात सुन ही कहाँ रहा था। बसीर खानज़ादा ने शिद्दत से इसकी धड़कनों के मकाम को बेबाकी से छूते वहाँ पर जगह जगह लव बाइट बनाई थी और जरीश खानज़ादी तो इस क्रैक दिमाग वाले खानज़ादे को देख कर रह गई थी, जिसने अपना कहा पूरा कर दिखाया था। बसीर खानज़ादा ने इसकी हालत बिगाड़ कर रख दी थी और इस वक्त तो जरीश खुद को देखकर गुस्सा भी आ रहा था और शर्म से इसका चेहरा सुर्ख भी हो रहा था। बसीर खानज़ादा अब धीरे से नहायत ही नरमी से इसके दिल के मकाम पर अपने बनाए गए लव बाइट्स पर अपनी शहादत की उंगली फेरते हुए मजीद इसके जिस्म में स्पार्क पैदा करने का बाइस बना था। तुम अपनी बेबाकियां बंद करोगे या नहीं? बेसाख्ता ही जरीश खानज़ादे ने गुस्सा होते उसे खुद से दूर किया और जल्दी से अपनी हालत को सुधारते हुए सुर्ख चेहरे के साथ बसीर की तरफ देखा तो बसीर खानज़ादा ने दोबारा से इसके करीब होते अब की बार उसे सीने से लगाते इसकी गर्दन में चेहरा छुपाया था। बहुत खूबसूरत हो तुम कसम से, और ख़ास करके तुम्हारे नशीब व फराज को महसूस करते तो आज ये बसीर खानज़ादा इस खानज़ादी का असीर ही हो गया है। यकीन मानो, पहले मैं सिर्फ तुम्हारा आशिक था, लेकिन अब तो मज़ीद तुम्हारा दीवाना भी हो गया। बसीर खानज़ादा गंभीर सरगोशी करते धीरे धीरे से अपनी नरम गरम सांसें इसकी गर्दन पर छोड़ते जरीश खानज़ादी को अपने स्टाइल में तारीफ़ कर रहा था। मैंने अपनी दोस्त के घर जाना था और तुमने मेरी सारी तैयारी ही बिगाड़ दी। जरीश खानज़ादी ने रूहान से होते कहा था, और अब अपने दोस्त के घर कैसे जाएगी? अब अगर दोबारा से वो तैयार होने लगती तो वहाँ पहुँचने में भी टाइम लग रहा था, इसको तैयार होने में भी, क्योंकि जिस हालत में वो थी वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती थी इन कपड़े में, और जब तक वो तैयार होती वहाँ पर पहुँचती सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। ये सोच आते ही जरीश खानज़ादी का दिल उदास हुआ था। कितने दिन से वो तैयार हुई, कितने दिल से वो तैयार हुई थी अपनी दोस्त के घर जाने के लिए, लेकिन इसके बेशरम खानज़ादे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे खुद से दूर करती वो नाराज़गी से चेहरा मोड़ती इसके कमरे से निकल गई थी और बसीर खानज़ादा की तो जैसे जान पर बन गई थी अपनी जान को नाराज़ होते देखकर। वो भी जल्दी से इसके पीछे जाता उसे अभी और इसी वक्त ही मनाना चाहता था। बिल्कुल भी वो उसे खुद से नाराज़ रहना नहीं चाहता था। वो भी जल्दी से उसके पीछे जाता उसे अभी इसी वक्त ही मनाना चाहता था। जरीश रूहान सी होती तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने कमरे की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। जानती थी कि इसके पीछे बसीर खानज़ादा आ रहा है। इससे पहले ही वो अपने कमरे के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक लगाना चाहती थी। इसने अपनी मर्जी जो करनी थी वो कर चुका था, अब वो मज़ीद इसके पास क्यों आ रहा है? जरीश बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। कमरे के अंदर दाखिल होकर इससे पहले कि वो दरवाज़ा ज़ोर से ठक करके बंद कर दी, बसीर खानज़ादा तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ता दरवाजे के बीच में अपने चमचमाते बूट में मकीन पाँव दरवाजे के बीचों बीच हाइल कर देता है और उसे दरवाज़ा लॉक लगाने से पहले ही कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। क्यों आए हैं अब आप मेरे पीछे? आपने अपनी मर्ज़ी तो कर ली, और अब क्या चाहते हैं? जरीश ने बसीर खानज़ादा की तरफ देखते हुए नॉर्मल से लहजे में कहा था, जैसे कि ये बात इसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती कि वो इसके पीछे क्यों आया है। नाराज़ क्यों हो रही हो यार? मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त के घर छोड़ देता हूँ। बसीर खानज़ादा इसके नॉर्मल लहजे में बात करने पर मज़ीद बेचैन हुआ था। जानता था कि जरीश जब भी किसी से नाराज़ होती है तो बिल्कुल चुप हो जाती है, सामने वाले पर अपने तासुरात बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं करती। मुझे अब नहीं जाना, आप जाएं मेरे कमरे से, मुझे सोना है। जरीश ने बसीर खानज़ादा की तरफ देखते हुए कहा था। अब मज़ीद वो यहाँ से चला जाता तो दोनों के लिए बेहतर होता, ऐसा जरीश ने दिल में सोचा था। जब तक तुम मुझसे राज़ी नहीं हो जाती यहाँ से जाने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बसीर खानज़ादा ने आगे होता जरीश को अपने हसार में लेने की कोशिश करता है, लेकिन जरीश इसकी ये कोशिश नाकाम बना देती है। प्लीज़ दूर रहें, ज़रूरी नहीं कि हर बात में आप मेरे करीब आकर मुझसे चिपकते रहें। जाएं यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। समझ नहीं आ रही आपको?
एकदम से ही जरीश खानजादी के वजूद में गुस्से की तेज़ लहर दौड़ी थी। अभी भी मजीद इसकी हालत को बिगाड़ने के बाद भी वो इसके करीब आकर उसे मना रहा था, जैसे कि बातों से तो वो मानने से रही। अच्छा, गुस्सा क्यों करती हो? नहीं आता मैं तुम्हारे करीब। आओ सोफे पर चलकर बैठकर बात करते हैं। बसीर खानजादा ने इसको गुस्से में देखकर अपने लहजे को नॉर्मल बनाते हुए कहा था। अब जब वो गुस्से में थी तो बसीर खानजादा को इसका गुस्सा बर्दाश्त करना भी था, क्योंकि गलती भी इसी की थी। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, फिर खड़े होकर या फिर बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। जरीश खानजादे ने इस बार अपना दुपट्टा बेड पर रखते कबर्ड की तरफ बढ़ते वहाँ से अपने लिए एक सादा सा सूट निकालते वॉशरूम की तरफ जाना चाहा था। जरीश, चेंज क्यों कर रही हो यार? आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। तुम्हारे दोस्त के घर नाराज़ क्यों हो रही हो? अच्छा चलो, मैं सॉरी भी बोल देता हूँ। बसीर खानजादा ने आजिज़ आते हुए बोला था। मजीद इसकी नाराज़गी जैसे बसीर खानजादा की जान पर बन रही थी। जब मैं आपसे एक बार कह चुकी हूँ कि मैंने नहीं जाना, अब मजीद आप लेकर चलता हूँ कि गर्दान बंद करें और मेहरबानी फरमाकर अपने कमरे में चले जाएं। जरीश खानजाद ने इस पर दांत पीसते हुए कहा था। मजीद अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हें नाराज़ छोड़कर मैं बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझसे राज़ी नहीं हो जाती। बसीर खानजादा ने इसकी तरफ बढ़ते कुछ कहना चाहा था, इससे पहले ही जरीश खानजादी खुद को वॉशरूम में बंद करती। ठग से दरवाजे को बंद करते लॉक लगा लेती है। अब इसका इरादा तब तक बाहर जाने का नहीं था जब तक बसीर खानजादा इसके कमरे से ही नहीं चला जाता। और बसीर खानजादा भी ढीठ वहीं बेड पर बैठकर इसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो उसको नाराज़ तो खुद से रहने ही नहीं देना चाहता था। अब चाहे इसके लिए यहाँ बैठकर उसे रात तक इंतज़ार ही क्यों ना करना पड़े, वो ज़रूर इंतज़ार करता। तुम्हारे कॉलेज वालों की तरफ से फ़ोन आया था, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तुमने अपने सबमिट करवाने हैं, तो इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। तुम ऐसा काम करो कि बरलास लाला के साथ चली जाओ, क्योंकि मैं तो बहुत बिजी हूँ। और इस्ला मोहल्ला के कमरे में दाखिल होते बोली थी। अच्छा, अभी चली जाऊँगी, आज नहीं। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मोहल्ला ने औजला के मोबाइल पर गेम खेलते हुए कहा था। आज वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही थी। इसका बदन न जाने कुछ ना करके भी थकन से चूर। तबीयत ठीक है तुम्हारी? काम वाम तो तुम करती नहीं हो, और फिर तुम्हारे बदन में दर्द क्यों हो रहे? इधर पास हो। औजला को तो फिक्र ही इसकी तताने लगी थी। इसके करीब जाते माथे पर हाथ रखते औजला को महसूस हुआ था उसे हल्का हल्का सा बुखार हो रहा है। तुम्हें तो बुखार हो रहा है हल्का सा, मोहल्ला। और औजला ने मोहल्ला को मुखातिब करते हुए कहा तो मोहल्ला ने उसे बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। वह हनूज मोबाइल में मसरूफ गेम खेलने में अपना सर नीचे की हुई थी। मोहल्ला, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये क्या तरीका है? बंद करो मोबाइल को और मेरी तरफ देखो। औजला ने इस बार ज़रा सी सख्ती करते हुए कहा था। इसकी तबीयत ख़राब थी और वह हनूज मोबाइल में सर नीचे किए हुए बैठी थी और ऊपर से उसे जवाब भी नहीं दे रही थी, तो औजला को ना चाहते हुए भी सख्ती करनी पड़ी। अभी मजीद औजला कुछ कहती या फिर मोहल्ला उसे मोबाइल वापस करती कि रोहान मोहल्ला के कमरे में दाखिल हुआ था। आप मेरी लिटिल फेरी पर शाउट कर रही हैं, मैं बाबा को आपकी शिकायत लगाऊंगा। रोहान ने औजला की तरफ देखते हुए कहा था और जाकर मोहल्ला के साथ ही बेड पर बैठ गया था। तकरीबन इसके बाजू से चिपकने की कोशिश कर रहा था। शाउट नहीं करूँ तो और क्या करूँ? अपनी लिटिल फेरी को तो देखो सही, तबीयत ख़राब है और फिर भी मोबाइल पर गेम खेलने की ज़रूरत आ पड़ी है इसे। औजला ने प्यार से रूहान की तरफ अपनी तरफ बुलाते कहा और रूहान भी इसकी तरफ जाते इसकी गोद में बैठकर अब इसकी बात सुन रहा था। अच्छा, तो मैं और बाबा लिटिल फेरी को डॉक्टर अंकल के पास ले जाते हैं। वो भी लिटिल फेरी को मेरी तरह इंजेक्शन लगाएंगे और कड़वी कड़वी सी दवाई देंगे, तो फिर लिटिल फेरी ठीक हो जाएगी। रूहान ने अपनी समझ के मुताबिक काफ़ी समझदार बात की थी। औजला इसके इस तरह से बोलने पर मुस्कुराई थी, क्योंकि कड़वी कड़वी दवाइयों और इंजेक्शन के नाम पर इसके चेहरे के जावी कुछ बिगड़े से थे। और औजला जान गई थी ये छोटे से रूहान खानजादा को कड़वी कड़वी दवाइयों और इंजेक्शन सख्त जहर लगते हैं। ज़रूर, हम आपकी लिटिल फेरी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, लेकिन अभी आपकी लिटिल फेरी की ज़्यादा वाली तबीयत ख़राब नहीं हुई, अभी कम वाली तबीयत ख़राब है, इसलिए हम उन्हें कड़वी सी दवाई देकर उन्हें जल्दी से ठीक कर लेते। औजला को भी अब रूहान के साथ बातें करने में मज़ा आ रहा था, इसलिए वो भी उसे जवाब देती बोली थी। इन दोनों को बातें करते हुए देखकर मोहल्ला बिल्कुल चुप बैठी अभी तक अपनी गेम में ही मसरूफ़ नज़र आ रही थी। औजला रूहान ने मोहल्ला की तरफ देखा तो उसे अभी तक मोबाइल में गुम होते देखकर औजला ने अपना मोबाइल तकरीबन छीनते हुए लिया था और घूर कर इसकी तरफ देखा था और इसके चेहरे के रूहान से तासुरात को देखते हुए रूहान जल्दी से अपनी लिटिल फेरी की तरफ भागा था। लिटिल फेरी, रोना नहीं, मैं अपना लैपटॉप आपको दे देता हूँ, आप औजला चाची का मोबाइल ना लें, ठीक है? रूहान ने इसको तो क्यूट अंदाज में मोहल्ला से कहा था और साथ ही साथ इसका चाची बोलना औजला को बहुत अच्छा लगा कि इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। साथ ही साथ मोहल्ला ने भी हाँ में से हिलाकर उसे अपने गले से लगाया था। लिटिल फेरी, अब आप दवाई खा लो हाँ, ताकि आप ठीक हो जाओ, फिर हम बहुत सारा खेलेंगे, ठीक है? वैसे भी आज तो संडे नाइट है, आज अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई तो मैं तो घर में बोर हो जाऊंगा। रूहान ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए उसे कहा था, जैसे कि वो टीनेज बच्चा हो और संडे नाइट को इसने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करना है।
इसकी बात सुनकर मौजला ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी और हाँ में इशारा करते जैसे उसे अपने ठीक होने का बताया था। मैं तुम्हारे लिए किचन से दूध लेकर आती हूँ, फिर तुम इसके साथ दवाई खा लेना। औरजा ने मौजला की तरफ देखते हुए कहा तो मौजला ने भी हाँ में सर हिलाया था और औरजला किचन की तरफ चली गई। इन दोनों को अकेला छोड़कर मैं बाबा को आपकी तबीयत के बारे में बताऊं पार्टनर, रूहान ने मौजला की तरफ देखते कहा तो मौजला ने ना में सर हिलाया था। ठीक है, नहीं बताता। रूहान ने भी हाँ में सर हिलाया और वो मौजला को लेटने का इशारा करते इसका सर दबाने के चक्करों में था। पार्टनर आप लेट जाओ, आपकी तबीयत ख़राब है ना, मैं आपका सर दबा देता हूँ। रूहान ने मासूमियत से मौजला की तरफ देखते हुए कहा था नहीं मेरी जान, मेरी तबीयत ठीक है। मौजला ने रूहान को छोटे छोटे हाथों पर लब रखते कहा था और साथ ही उसे बेड से उठाते कहा था कि चलो नीचे आप ही के पास चलते हैं, दवाई खाएंगे, फिर इसके बाद लॉन में खेलेंगे। मौजला ने कहा तो रूहान भी पुरजोश होते जोर जोर से हाँ में सर हिलाते इसके साथ ही नीचे की तरफ चलने के लिए कमरे से निकल गया था। सुबह का वक्त था, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए अपने अपने कमरे से निकल रहे थे। रूहान भी मौजला का हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अभी वो लोग सिर्फ 5 ही सीढ़ियों को अबूर कर पाए थे। सीढ़ियों के बीच बिल्कुल बीचों बीच ही बरलास और जरम भी एक साथ ही अपने कमरे से निकले थे और वो भी नीचे की तरफ बढ़े थे, लेकिन वो लोग अभी सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाए थे। मौजला ने 5वीं सीढ़ी को अबूर करते जैसे ही छठी सीढ़ी पर कदम रखने के लिए अपना पैर उठाया, अचानक से ही इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया था और शदीद चक्कर आने की वजह से इसकी आंखें बंद होने लगी, पैर लड़खड़ाने लगे। रूहान ने जिसका हाथ पकड़ा था इस पर रूहान ने अपनी गिरफ्त मजबूत की और मौजला के चेहरे की तरफ देखा तो वो आंखें बंद किए, सर एक तरफ लुढ़क रहा था। इसी वक्त रूहान ने चीखते हुए बाबा को पुकारा था। रूहान ने एक हाथ में अभी तक मौजला का हाथ अपनी गिरफ्त में पकड़े हुआ था, लेकिन मौजला बेहोश होते अपने साथ सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए रेहान को भी नीचे गिरा चुकी थी। अचानक ही हवेली में रूहान की चीखने की आवाज़ गूंजी थी, क्योंकि रूहान मौजला के ऊपर था और मौजला नीचे थी। मौजला के माथे पर शदीद चोट आई थी और इसकी कोहनी से भी मुसलसल खून बहना शुरू हो गया था, क्योंकि आगे काफ़ी सीढ़ियों का सफ़र अभी रहता था। एकदम सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि इसके पीछे जो बरलास और जरम आ रहे थे उन्हें भी कुछ समझने का मौका नहीं मिला और तीर की तेज़ी से वो दोनों नीचे रूहान और मौजला की तरफ भागे थे। जरम की तो जैसे जान पर बनाई थी। अपने दोनों बच्चों को इस तरह से खून में लथपथ देखकर मौजला के माथे से मुसलसल खून बह रहा था और इसकी कोहनी से भी खून बह रहा था और इसके पैर का नाखून भी बुरी तरह से उखड़ चुका था। वहाँ से भी खून तेज़ी से बह रहा था। रूहान के हाथ पर भी चोट लगी थी, लेकिन इसकी बचत कुछ इस तरह से हो गई थी कि वो मौजला के ऊपर था, नीचे नहीं। अगर मौजला के नीचे होता तो यकीनन जो चोटें मौजला को लगी थी वो उसे लग जाती। रूहान की चीखें जब हवेली में गूंजी तो सभी जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे थे वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ आए थे और जो किचन में मौजला के लिए दूध लेकर जाने वाली थी वो भी जल्दी से दूध का गिलास शेल्फ पर छोड़ती तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागी थी। उसे तो यही लगा था कि शायद रूहान को चोट लग गई, इसलिए वो चीख भी रहा है, लेकिन सीढ़ियों के करीब जाकर इसने देखा कि इसकी बहन होशो हवास से बेगाना जरम की गोद में पड़ी है। जरम बुरी तरह से बुखला गया था, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके एक हाथ के हसार में रूहान था, दूसरे हाथ के हसार में होशो ख्वास से बेगाना खून में लथपथ पड़ी इसकी बीवी थी। बाबा, पार्टनर को चक्कर आ गए थे, पार्टनर गिरने वाली थी, इसलिए मैंने पार्टनर का हाथ पकड़ा था और पार्टनर गिरी तो मुझे भी अपने साथ गिरा गए। रूहान जोरों शोर से रोते अपने बाबा को सारी दास्तान सुना रहा था। रूहान ने अभी तक अपने हाथ से बहता हुआ खून नहीं देखा था। बरलास जल्दी से अपने छोटे से भतीजे के करीब जाते उसे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा चुका था, जो इस पूरे वाक़े से बेइंतहा डर चुका था और बार बार लिटिल फेरी और पार्टनर बाबा चीखते हुए कह रहा था। उसे अपनी फ़िक्र तो जैसे हो ही नहीं रही थी। उसे याद था इसके बाबा ने उसे बताया था कि लिटिल फेरी इसकी मामा है और उसने पहली बार अपनी मामा को देखा था, वरना इससे पहले तो इसने माँ का लम्स तक महसूस न किया था। सरम ने बिना वक्त को ज़ाया किए मौजला को उठाया और जल्दी से ऊपर अपने कमरे में लेकर भागा था और उसे बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर कंफर्टर उड़ाया। वो नहीं चाहता था कि इसके भाइयों की भी इसकी बीवी पर गलती से भी नज़र पड़े। जल्दी से अपना फ़ोन निकाले, एक हाथ से अपने माथे को रब करते हुए वो इस वक्त शदीद टेंशन का शिकार लग रहा था। सांसों की कमी उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। अपने एक दोस्त जो बेहतरीन डॉक्टर था इस्लामाबाद, अभी तक तो वो इस्लामाबाद के लिए निकला ना होगा, वो यही सवात में ही रहता था। जल्दी से अपने दोस्त को कॉल करते हुए अपने घर बुलाया था और इसके दोस्त ने भी उसे 10 मिनट में पहुंचने के लिए कहकर कॉल काट दी थी। मेरा बच्चा, मेरी जान, आंखें खोलो। अपनी इस तरह से कैसे तुमने मुझे इतनी अजियत दे सकती हो? अभी तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था ना, तुम कमरे में नहीं थी तो मैं तुमसे नीचे ही मिलने वाला था। आंखें खोलो अपनी प्लीज़, इस तरह से मुझे ना तड़पाओ। जानती हो कि तुम्हारे बगैर तो मुझे अब सांस भी मुश्किल से आने लगी है। क्यों तड़पा रही हो? आंखें खोलो प्लीज़। ज़रा मुसलसल इसका सर अपनी गोद में रखे इसके चेहरे को थपथपाते हुए कह रहा था, लेकिन मोहज़ला होशो हवास से बेगानी बेड पर पड़ी थी। हौसला, आरिश, मरियार, बरलास, जरीश, अनाया तकरीबन सभी तेज़ी से ज़रम के कमरे में दाखिल होते ज़रम की बातों को सुनते तकलीफ से अपनी आंखें मूंद गए थे।
सारे खानजादे सारे खानज़ादा ने पहली बार अपने लाला को इस कदर तड़पते हुए देखा था, जो हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में कूल डाउन और रिलैक्स रहता था। इस मुश्किल में वो खुद पर से काबू हटा गया था। इस वक्त ज़रम खानज़ादा बेबसी की इंतहाओं पर था। इसकी आंखों में सिर्फ आंसू झलकने की देर थी, बाकी इसकी आंखें जब से सुर्ख हो गई थीं। मोहज़ला का खून में लथपथ वजूद देखकर औज़ला बेसाख्ता ही लड़खड़ाई थी। आरिश खानज़ादा जल्दी से आगे होता उसे पीछे से अपने बाजू में भर चुका था। औज़ला बेयकीनी की कैफियत से मोहज़ला को देख रही थी। 5 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी और इससे बातें भी कर रही थी, और अब इसकी बहन को क्या हो गया? ज़रूरी है इसकी बहन नहीं होगी, कोई और होगी, वरना इसकी बहन तो आंखें बंद नहीं रखती थी। ये मेरी 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 बहन नहीं है, लड़खड़ाते हुए लहजे में औज़ला ने बेयकीनी की कैफियत से आरिश की तरफ देखते हुए कहा, तो आरिश ने बगैर किसी की परवाह की उसे अपने सीने में भींचा था, और औज़ला बेआवाज़ ही आंसू बहाती अपनी बहन की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। कहाँ हो तुम? कब से बोला है तुम्हें कि जल्दी आओ? जल्दी आया नहीं जा रहा, या फिर मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल ही लेकर चला जाऊँ? दोबारा से अपने दोस्त को फ़ोन करते हुए ज़रम तकरीबन दहाड़ते हुए फ़ोन पर कह रहा था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज़रम ने बिना कुछ कहे जल्दी से फ़ोन कट किया था और दरवाजे से कुछ दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि इसके दोस्त ने कहा था कि तकरीबन हवेली पहुंच गया। सारी औरतों को ले जाया गया था, क्योंकि ये शायद वाहिद पहला ज़रम का ऐसा दोस्त था जो इमरजेंसी में जनान खाने के अंदर आ रहा था। मुझे भी अपनी बहन के पास जाना है, प्लीज़ छोड़े मुझे। और आरिश के हसार से खुद को छुड़ाते हुए बोली थी। आरिश ने उसे मजीद अपनी करीब करते हुए कान में तकरीबन सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा था कि वहाँ पर लाला का दोस्त आया है, बेपर्दा जाओगी वहाँ पर, यहीं पर रुको, अभी वो चेक करके चला जाएगा, तो लाला से मोहज़ला की हालत के बारे में पूछ लेना। औज़ला मुसलसल अब रो रही थी। अनाया और ज़रीश की आंखों में परेशानी झलक रही थी। आलमज़ेब खानज़ादा भी झुके हुए कंधों के साथ सोफे पर हारे हुए जुआरी की तरह बैठा था। बेटी के खून में लथपथ वजूद को देखकर उन्हें भी सदमा लगा था। अचानक से ही सब कुछ हो गया था, वरना सुबह तक तो सब बिल्कुल ठीक था। आलमज़ेब, मुझे लगता है कि बच्ची का सदका निकालना चाहिए, अल्लाह ने इन दोनों को बचा लिया है। दादाजी ने आलमज़ेब और औरंगज़ेब की तरफ देखते कहा, तो दोनों ने ही जल्दी से हाँ में सर हिलाया था। दोनों ने जल्दी से ही अपने मोबाइल निकालकर अपने वफादार मुलाजिम से बकरे लाने के लिए कहा था, ताकि बच्चों के हाथ लगवाकर उन्हें सदका किया जा सके। सभी तकरीबन अब मोहज़ला के लिए दुआ गो थे। पता नहीं उसे अचानक से चक्कर क्यों आ गए थे। हालांकि औज़ला ने सबको बताया था कि उसे बस ज़रा सा बुखार था, और वो किचन में इसके लिए दूध लेने गई थी ताकि उसे दवाई दे सके और इसका बुखार उतर सके, और वापस आने पर इसकी ये हालत हो गई। तकरीबन आधा घंटा गुजरा था कि डॉक्टर जब वापस चला गया तो सभी तकरीबन दोबारा से ज़रम के कमरे में गए थे। और औज़ला ने जब मोहज़ला को देखा तो उसके माथे पर सफ़ेद पट्टी और कोहनी पर पट्टी, इसके पाँव पर भी पट्टी थी। अपनी बहन की हालत को देखते हुए वो रोती थी। बहन नहीं, बिल्कुल बेटी बनकर पाला था इसने मोहज़ला को, और अब जब ये हालत हुई थी तो इसका रोना तो बनता था। क्या कहा है डॉक्टर ने उसे? क्या हो गया था कि ये अचानक से चकरा कर बेहोश हो गई थी? औज़ला ने ज़रम की तरफ देखते कहा, जो खुद भी सुर्ख होती आंखों से मोहज़ला की तरफ देख रहा था। उसके दूसरे बाजू में हाइल रूहान के हाथ पर भी पट्टी बंधी थी। वो भी अपनी बाबा और लिटिल फेरी को सहमी हुई नज़रों से देख रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि कमज़ोरी की वजह से उसे चक्कर आ गई थी, वो शायद उसे बुखार भी था। ज़रम ने औज़ला की तरफ देखते कहा, तो औज़ला ने हाँ में सर हिलाया था और साथ कहा कि बुखार इतना तेज़ नहीं था कि उसे चक्कर आ जाते। संभालो खुद को औज़ला, अगर तुम ऐसे रहोगी तो जब वो होश में आएगी तो उसे कौन संभालेगा? ज़रीश ने आगे बढ़ते औज़ला के कंधे पर हाथ रखते कहा था। मलियार और बरलास भी दोनों परेशान थे। मलियार तो अपनी गुड़िया के पास इसके सरहाने बैठा, इसकी सफ़ेद पट्टी पर कई बार अपनी लब रख चुका था, और बरलास तो बस सुर्ख निगाहों से मोहज़ला को देख रहा था। कैसा भाई था वो, जिसने अपनी बहन को बचाया तक नहीं था। उसकी आंखों के सामने ही सीढ़ियों से गिरकर खुद को इतनी चोट लगवा चुकी थी। अब वो ठीक है, चलो उसे आराम करने दो, बाकी हम सब नीचे चलते हैं, कुरान ख़्वानी भी करवा लेते हैं और बच्चियों का सदका भी दे देते हैं, आलमज़ेब खानज़ादा ने कहा, और साथ ही आरिश को और उजला को भी अपने साथ लाने का इशारा किया था, वरना अगर वो मोहज़ला के सरहाने यूँ ही बैठी रही तो इसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। आज वो चलते हैं कमरे में, उसे आराम करने दो, जब उसे होश आएगा तो इससे मिल लेना, अभी वैसे भी वो बेहोश है। आरिश ने औज़ला को अपनी बाहों में भरते कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा था, और औज़ला भी रोते हुए इसके साथ कमरे की तरफ चल पड़ी थी। बाबा, लिटिल फेरी ठीक हो जाएंगी ना? रोहान ने अपने बाबा का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते कहा था, और ज़रम ने भी अपने छोटे से बेटे के माथे पर लब रखते हाँ में सर हिलाते इसका सर अपने सीने पर रखा था। आज इसके बेटे ने वाकई बहादुरी वाला काम किया था, वरना अगर वो औज़ला का हाथ ना पकड़ता तो शायद उसे और ज़्यादा चोट लग सकती थी। सनम ने अपने करीब मोहज़ला का वजूद देखा, और इसके माथे पर, कोहनी पर और इसके पैर के अंगूठे पर लब रखते रूहान को भी अपने करीब करते और मोहज़ला के होश में आने का इंतज़ार करने लगा था। रात का टाइम था। मुंदी मुंदी आंखों को खोलते उसने कमरे को पहचानने की कोशिश की थी, लेकिन इसका
सर शिद्दत से चकरा रहा था, जिसकी वजह से वो आंखों को खोल ही नहीं पा रही थी। चकराते सर के साथ इसने आंखें दोबारा से मूंद ली थी। पानी प्यास की तड़प लिए इसके मुंह से बस एक लफ्ज़ निकला, तो वो भी सिर्फ पानी। जरम जो उसके पास ही बैठा था, इसकी आंख लग गई थी। उसको मौजला की आवाज़ सुनाई भी नहीं दी थी। अपने चकराते सर के साथ आंखों को खोलकर इसने इधर से उधर देखने की कोशिश की, तो बाईं तरफ देखने पर उसे जरम और अपने बिल्कुल पास रूहान सोया हुआ नजर आया था। जरम को देखते इसने हाथ बढ़ाकर उसे हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका हाथ जरम तक पहुंच ही नहीं पाया था, क्योंकि बीच में रूहान सोया हुआ था और इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो हिल सके। आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। इसके पैर के अंगूठे में शिद्दत से दर्द की एक लहर उठी थी। साथ ही साथ इसका सर भी अभी तक चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। जब मौसला को कुछ समझ न आया तो इसने रोना शुरू कर दिया था। शिद्दत से रोते अब इसकी हिचकियाँ बन गई थी। इसका वजूद धीरे धीरे हिचकोले खा रहा था। इसके वजूद में प्यास की शिद्दत को मजीद बढ़ा गया था। इसका हलक अब सूखने लगा था। समझ नहीं आया कि वो क्या करे। सरम जिसकी अभी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी, वो पूरी नींद की वादियों में उतरा नहीं था। किसी की हिचकियों की आवाज़ सुनते एकदम से ही इसने अपनी आंखें खोली थी और बेड पर मौसला को लेटे तड़पते रोते देखकर अपनी तरफ देखता पाकर जरम के दिल को कुछ हुआ था। जल्दी से मौसला की तरफ बढ़ते हुए उसे एक ही झटके में उठाकर अपनी गोद में बिठाया था और साथ उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा था कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्यों इतना तड़प तड़प के रो रहा है। जरम की आवाज़ सुनते मौसला ने इसके सीने से सर निकालते हुए पानी के जग की तरफ आस भरी नजरों से देखा था। इस वक्त शिद्दत से इसको अपने गले में दर्द होता महसूस हो रहा था। जरम ने इसकी आंखों को पानी पर देखता पाकर जल्दी से जग में से एक गिलास डालकर उसे दिया और इसके लबों से लगाते मौसला ने एक गिलास को एक ही सांस में पी लिया था। वो शिद्दत से प्यासी थी। सरम ने उसे इतनी हड़बड़ाहट में पानी पीते देखा तो इसकी कमर को रब किया था ताकि उसे खांसी का दौरा न पड़ जाए। और वो और भी पीना है? जरम ने मौसला की तरफ देखते कहा तो मौसला ने नफ़ी में सर हिलाया था। इसके कंधे पर थके हुए अंदाज में सर लगाते अपने चकराते हुए सर को बस किसी तरह से काबू पाना चाहा था। क्या हुआ, तबीयत ठीक है मेरे बच्चे की? जरम ने इसके बालों में हाथ फेरते कहा था तो मौसला ने नफ़ी में सर हिलाया था। सर सर चकरा रहा है, मौसला ने लड़खड़ाते हुए लहजे में जरम से कहा था। तो जरम इसकी सुर्ख आंखों को देखकर तड़प गया था। इसकी आंखों पर झुकते अपने लब रखते दोबारा से उसे अपने सीने से लगाया था और कहा था कि मेरी जान, तुम पूरा दिन बेहोश थी और तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, इसके बाद तुम दवाई खा लेना, फिर तुम्हारा सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर ने उसे बिल्कुल बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहा था। मौहज़ला ने भी हाँ में सर हिलाया। सर ने बेड पर तकिए को दुरुस्त करते हुए उसे टेक लगाकर बिठाया था और अपना इंतज़ार करने के लिए कहा था। सरम खानज़ादा जल्दी से उठा और नीचे किचन की तरफ चला गया। कुछ बनाना तो उसे नहीं आता था, लेकिन वो कम अज़ कम इसके लिए दूध तो बॉयल कर सकता था। जल्दी से फ्रिज में से दूध को निकाल कर उसे बॉयल करने के लिए रखा और साथ ही साथ जल्दी से फ्रिज में देखा कि रात का खाना है, तो उसे बिरयानी नज़र आई जो शायद कल रात में ही बनी थी। जल्दी से बिरयानी को भी प्लेट में निकालते हुए इसने ओवन के अंदर गर्म करने के लिए रख दिया। 10 मिनट के बाद इसने जल्दी से गर्म दूध ग्लास में निकाला और बिरयानी तो वो 5 मिनट पहले ही निकाल चुका था। जल्दी से सारी चीज़ों को ट्रे में रखते हुए वो अपने कमरे की तरफ गया और मौसला के पास ट्रे रखते हुए उसे अपने हाथ से बिरयानी खिलाने लगा। वो खाली पेट थी, इसलिए तो उसे चक्कर आ रहे थे। कल रात से इसने कुछ भी नहीं खाया था, तो अब चक्कर आना नॉर्मल सी बात थी। पूरा दिन बेहोशी में इसका गुजरा था और अब रात में इतनी देर में जाकर उसे होश आया था। औरला तो हर 5 मिनट के बाद उसे देखती, इसके पास बैठती, इसके सर को बार बार चूमती और उसे होश में आने का कहती, लेकिन वो होश में आई भी थी तो रात के इस वक्त के जरम चाह कर भी उसे बुला नहीं सकता था। अब वो सुबह ही मिल लेती, इससे तो बेहतर था। बिरयानी को खिलाने के बाद जरम ने उसे गर्म दूध दिया और साथ ही डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन भी इसके हाथ में रखकर उसे खाने के लिए कहा था। मेडिसिन को देखकर तो मोहसिन ने हाथ ही क्यूट सा चेहरा बनाया था और उसके क्यूट से चेहरे को देखते बेसाख्ता ही जरम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, क्योंकि वो बिल्कुल रूहान की तरह चेहरा बनाकर दवाई ना खाने के बहाने ढूंढ रही थी। लेकिन जरम को अपने चेहरे पर सख्ती सजानी थी ताकि वह दवाई खा ले। इसकी सेहत का वो बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। जैसे तैसे करके मौसला ने दवाई निगल ली थी और दूध का ग्लास खाली करने के बाद उसे अपना सर थोड़ा ठीक होता महसूस हुआ था। आप ही कहाँ हैं? इसने अब जरम की तरफ देख कर कहा था। वो इस वक्त जरम के कमरे में थी। मौसला को पता चल गया था तुम्हारी आप ही तुम्हारे पास न जाने कितनी बार आ चुकी हैं और काफ़ी टेंशन में भी थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा रात होगी, तुम इनसे सुबह मिल लेना, अभी सो जाओ तुम। जरम ने प्यार से इसके माथे पर लपट रखते कहा तो मौसला ने शर्म से अपनी पलकों को झुका लिया था। मौसला ने भी हाँ में सर हिलाया। जरम ने इसके तकिए को दुरुस्त किया और प्यार से लिटाया था और इसके बालों में हाथ फेरते हुए जरम ने इसके पास ही बैठा था। इसका किंग साइज बेड काफ़ी बड़ा था। एक तरफ दीवार के साइड पर रूहान सोया हुआ था तो दूसरी तरफ जरम और मौसला थे। जरम मौसला के बालों में हाथ फेरते हुए इसकी आंखों को ही देख रहा था, जो आंखें बंद की सोने की कोशिश कर रही थी।
सरम ने दोबारा से झुककर इसके माथे पर अपने लब रखे थे तो इसका दिल नहीं भर रहा था। वो तो खुदा का शुक्रगुजार था कि इसके बेटे और बीवी को कुछ हुआ नहीं था और अल्लाह ताला ने उसे कोई बड़े नुकसान से बचा लिया था कि कल ही वो इन दोनों का सदका देने वाला था। घर वालों की अलग बात थी, लेकिन वो दोनों तो इसकी जान थे, इसलिए खुद से अलग भी इन दोनों का सदका निकालने वाला था। सरम ने अब मौसला की तरफ देखा, जिसकी पलकें लरसना बंद हो गई थी। शायद वो नींद की वादियों में दोबारा जा चुकी थी। सरम पुरसुकून हुआ था, इसके पास ही लेटते धीरे से अपनी बाहों में भरा ताकि उसे तकलीफ भी ना हो और उसके पास भी रहे। सरम ने नहायत ही धीरे से इसका सर अपने सीने पर रखा और सरम ने महसूस किया कि आज उसे पुरसुकून सी नींद आने वाली है, क्योंकि इस पुरसुकून सी नींद के लिए तो वह तरस ही गया था। और आज इसका इश्क, इसकी मनपसंद बीवी इसके पास थी तो क्यों कर भला उसे नींद नहीं आनी थी। रात तकरीबन काफ़ी हो चुकी थी और मलियार अभी तक घर नहीं आया था। अनाया यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी। इसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि वो मलियार को कॉल करके पूछ सकती कि वो कहाँ पर है। अनाया इस बात से वाकिफ़ तो थी कि वो पुलिस स्टेशन की तरफ से ज़रूरी कॉल आई थी और वो इसकी बात से अब शहर अपने पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया था और अब तो तकरीबन 1 बजने वाला था रात का और अब तक आया नहीं था। अनाया परेशान हो रही थी, इसलिए अब धीरे धीरे से इसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। मलियार खानज़ादा अगर अपनी बीवी के चेहरे पर अपनी इतनी तकलीफ और इतनी तड़प परेशानी देख लेता तो शायद खश खाकर बेहोश ही हो जाता। नहीं नहीं अनाया, तूने रोना नहीं है, जल्दी से जा भाई के पास और उसे बोल के मलियार को कॉल करे ताकि वो वापस आए या फिर इससे पूछ सके। अभी अनाया खुद से यही बोल रही थी कि उसे क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसकी नज़रें जैसे ही दरवाजे की तरफ गई तो मलियार खानज़ादा पुलिस यूनिफॉर्म में कमरे के अंदर थका हुआ सा दाखिल हुआ था। अरे तुम अभी तक जाग रही हो? मलियार खानज़ादा ने पलट कर बेड की तरफ देखा तो अनाया वहाँ पर बैठी थी। अनाया ने पल नहीं लगाया था और भाग कर इसके सीने से लगकर अपने दोनों बाजुओं को इसी कमर के गिर्द मजबूती से बांध गई थी। क्या हो गया मेरी जान को, किसी ने कुछ कहा है क्या? मलियार खानज़ादा तो परेशान ही हो गया था। अपने सीने से कमीज़ को भीगता पाकर वो समझ गया था कि अनाया रो रही है। इसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके चेहरे को अपने सीने से निकालना चाहा था, लेकिन अनाया ने इसकी कोशिश को नाकाम बनाते मज़ीद ज़ोर से अपना सर इसके सीने से लगाया था। मलियारा परेशान हो गया था। इसके बालों में हाथ फेरते हुए इसकी हिचकोले भरते वजूद को एक ही झटके में अपनी गोद में उठाते इसके पैरों को इर्द गिर्द करते अपनी कमर के गिर्द बांध गया था। अनाया ने गिरने के डर से इसके कंधे में ज़ोर से अपने दोनों बाजू को हायल किया था और वो दोबारा से इसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर वो शिद्दत से रोना शुरू हो गई थी। अनाया मेरी जान, तो मुझे परेशान कर रही हो, हुआ क्या है बताओ तो सही, या फिर किसी ने कुछ कहा है बताओ, इस तरह से रो क्यों रही हो? यार मलियार खानज़ादा तो तड़प ही गया था। कहाँ बर्दाश्त था मुकाबिल की आंखों में आंसू देखना। क्या वो अपनी जान नहीं दे देता? अनाया की आंखों में आंसू देखकर आप इतनी देर से आए कि मुझे रोना आ गया। अनाया ने इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते ही घुटी घुटी आवाज़ में सिसकियों के दरमियान उसे अपने रोने की वजह बताई तो मलियार खानज़ादा के परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया। आहा मेरी जान, इतना फिर रोने की क्या ज़रूरत है? जब मेरी फ़िक्र हो रही थी तुम्हें तो जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो आकर मेरे लबों पर लब रखते मेरी सांसें घूटती ना। इस तरह से रोने से तो काम बिल्कुल भी नहीं बनना था मेरी जान। मलियार खानज़ादा ने बेबाकी से कहते इसकी कमर के गिर्द ज़ोर से अपने दोनों बाजू हायल किए और उसे मज़ीद ज़ोर से अपने सीने में बींचा था। अनाया की नरम गरम सांसें और हिलते जुलते लब अपनी गर्दन पर महसूस करके मलियार खानज़ादा के जज्बात में पूरी तरह से तुग़यानी मचा गए थे। अनाया तो अब जाकर होश में आई थी और उसी गोद में मचलते हुए नीचे उतरने की कोशिश की थी, लेकिन इसी कोशिश को मलियार खानज़ादा ने नाकाम बनाते हुए अब की बार अपनी गर्दन से इसका चेहरा दोनों हाथों में भरते बाहर निकाला और उसे अपनी आंखों के सामने करते हुए इसके भीगे चेहरे को बेबाकी से देखा था। अनाया ने इसकी बेबाक एक्सरे करती निगाहों को अपने वजूद के आर पार होता महसूस किया तो वो इसकी गोद में कांप कर रह गई, जिससे पहले कि वो मज़ाहमत करना शुरू करती। इसकी गोद से उतरने की मलियार खानदान ने इसकी पिछली गर्दन पर हाथ डालते इसका चेहरा मजीद अपने करीब किया था, लेकिन इसके लबों पर लब नहीं रखे थे। मलियार अपनी नरम गरम सांसें इसके लबों पर छोड़कर वो शायद आज अनाया खानजादी को तड़पाने का इरादा किए हुए था। अनाया का दिल शिद्दत से धड़क उठा था। मलियार खानजादा का फिक्र करना उसे काफ़ी भारी पड़ गया था और जो इससे कई दिनों से भागने की कोशिश कर रही थी, इसके कमरे में आने से पहले ही वो सो जाती थी। आज शायद मलियार खानजादा को अपना बदला उतारने का मौका वो खुद दे गई थी। धड़कते हुए दिल के साथ अनाया ने इसकी आंखों में देखा जहाँ पर शरारत साफ नाच रही थी। अनाया ने तड़पते उसके चेहरे से अपने चेहरे को दूर करना चाहा था, लेकिन मलियार खानजादा ने इसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी थी। मलियार खानजादा अब इसका चेहरा ऐसे ही अपने चेहरे पर झुकाए कदम उठाता उसे बेड की जानिब लेकर चला गया था। अनाया तो बिल्कुल दुम साधे सांस रोके इसकी आंखों में देख रही थी। अगर वो ज़रा सा भी अपने लबों को हरकत देती तो कोई बईद ना थी कि इसके लब मलियार खानजादा के लबों से टकरा जाते, और मलियार तो शायद मौका ही यही ढूंढ रहा था।
मलियार खानज़ादा ने उसे बेड पर बिठाया, खुद भी बेड पर इसके पास बैठा और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया। इसकी पिछली गर्दन पर दोबारा से अपने हाथ डालते उसे मजीद अपने करीब करके मलियार खानज़ादा बेड पर लेटा और उसे अपने ऊपर लिटाते अब की बार मलियार खानज़ादा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मलियार खानज़ादा ने शिद्दत से इसके लबों को अपने लबों में भरकर उन्हें सक करना शुरू किया था। इसके बलाई लब को अपने दोनों लबों में भरे वो इस कदर शिद्दत से उसे सक कर रहा था कि अनाया के हाथ भी साख्ता ही इसके कॉलर पर मजबूत हुए। अनाया शिद्दत से तड़पती अपनी पैनिक होती टांगों से इसकी टांगों पर मारते उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। मलियार खानज़ादा ने इसकी दोनों टांगों को अपनी टांगों में लॉक करते हुए इसके जबड़े को अपने हाथ में दबोचते इसका मुंह खोले शिद्दत से इसकी सांसें सीने में ही अटकाने लगा था। अनाया मज़ाहमत करती इसके सीने पर मुक्के मार रही थी, लेकिन मलियार खानज़ादा पर इसकी मज़ाहमत का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इस बार मलियार खानज़ादा ने इसकी दहकती सांसों को महसूस करते इसके लबों को आज़ादी बख्शी थी। साथ ही इसकी गर्दन पर झुकते वहाँ पर अपने दांत काटते इसकी गर्दन की स्किन को लबों में भरते सक करना शुरू किया था। मलियार खानज़ादा वहाँ लव बाइट्स बनाना शुरू हो गया था। शिद्दत से इसकी पूरी गर्दन पर जगह जगह लब रखते वो अनाया के जिस्म में बेचैनी का बाइस बना था। अनाया अपनी सिसकियों को रोकते हुए इसके कंधे पकड़ते उसे खुद से दूर करने में लगी हुई थी, लेकिन इस बार मलियार खानज़ादा जब इसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़े तो इसके हाथ जैसे मज़ाहमत ही नहीं कर पाए थे। इतने दिनों से मेरा बदला पेंडिंग पर था और आज तुमने खुद ही मौका दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ? तुम्हारे इस नाजुक से वजूद को मैंने आज उलट पुलट करके ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी मलियार खानज़ादा नहीं। मलियार ने इसकी गर्दन से अपना चेहरा निकालते इसकी आंखों में देखते हुए बाकी से एक आंख विंकी और अपने लबों के तले दबाते बनाया कि धोखनी मानन चलती सांसों के बायस इसके हिलते जुलते नशेब व फराज पर नजर गाड़े उसे भी इशारा कर गया। अनाया बुरी तरह से सुर्ख पड़ती अपनी सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी सांसें तो मजीद दहकती कि मानन चलती इसका दिल धड़काने का सबब बन रही थी। मलियार खानज़ादा ने इसके दिल के मकाम पर अपना हाथ रखा था। अनाया की सांसें मजीद तेज़ होना शुरू हुई थी। वो बुरी तरह से गहरी गहरी सांसें लेते मलियार खानज़ादा को देख रही थी। मलियार खानज़ादा शरारत से अपना हाथ बस इसके दिल के मकाम पर रखे हुए था, उसे मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अनाया की गहरी गहरी सांसें भरने की वजह से इसका हाथ ऊपर नीचे होता मलियार खानज़ादा की आंखों को मज़ीद सुर्ख कर गया था। क्या ख्याल है आज बाथरूम में रोमांस किया जाए या फिर ड्रेसिंग रूम में रोमांस किया जाए? बताओ तुम्हारा क्या कहना है? आखिर तुमने मेरा साथ भी तो देना है। तुम्हारी सीसियों को सुनकर ही तो मैं मजीद मदहोश होता हूँ, मलियार ने बेबाकी से कहा, साथ ही इसके लबों पर शिद्दत से बोसा दिया था। अनाया इसकी बेबाक बात सुनती गर्दन तक सुर्ख पड़ती। इसने मलियार की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। वो बिल्कुल चुप थी। मलियार खानज़ादा अब की बार बिना वक्त को ज़ाया किए खुद को और इसको हर एक नाजुक पर्दे से आज़ाद करते इसकी गर्दन की गहराइयों पर झुकते शिद्दत से अपने लबों का लम्स अब वहाँ पर छोड़ना शुरू हो गया था। मलियार खानज़ादा अब अनाया को देख रहा था। अनाया अपनी आंखों को चिड़िया की मानन बंद की जैसे इस सबसे छुपना चाह रही थी। मलियार खानज़ादा इसकी टांगों को अपनी कमर के गिर्द लिपटाए अपनी पोजीशन को सेट करता शिद्दत से इसकी रूह में सरायत कर गया था। अनाया की चीख में साख्ता थी। मलियार खानज़ादा शिद्दत से इसकी रूह में उतरता इसकी आंखों से आंसू निकलने का बाइस बना था। मलियार खानज़ादा झुका और इसके लबों को अपने लबों में लिपटाए इसकी चीखों और सिसकियों की आवाज़ों को घोटने लगा। मलियार खानज़ादा शिद्दत से इस पर अपनी शिद्दतों को ढाने के साथ साथ इसके दिल के मकाम पर भी अपने दोनों हाथों से बेबाकियाँ करने में मसरूफ़ था। अनाया उसके भारी वजूद के तले तकरीबन नीचे दबी हुई थी। मलियार खानज़ादा उसकी हालत को देखकर अपनी हंसी दबाए जा रहा था, क्योंकि वो इसकी शिद्दत सहती सहती अधमुई हो गई थी। मलियार खानज़ादा ने अब की बार अपनी शिद्दतों को ढाने के साथ साथ इसके दिल के मकाम को अपने लबों में भरकर वहाँ पर भी अपनी बेबाकियों की दास्तान रकम करता चला गया था। अनाया सहमती हुई मलियार की आंखों में देखती तो मलियार मजीद इसके दिल के मकाम पर अपने लबों की बेबाकियाँ बढ़ा देता। अनाया सिसकते हुए इसके बालों में हाथ उलझाए इसके कमर को अपने नाखूनों की खराशों से भर गई थी। मलियार खानज़ादा ने इस बार इसको पलटते इसकी कमर को अपने सामने करते इसकी कमर पर जगह जगह अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। अनाया सिसकती उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही थी, जो कि इसके बस से बाहर हो रहा था। मजीद वो क्या करती उसे समझ नहीं आ रहा था। वो तो जैसे पागल होने के दर पर थी। सिसकते हुए मलियार खानज़ादा का सर अपनी धड़कनों पर से हटा गई थी। प्लीज़ बस करें, मुझे नींद आ रही है, अनाया ने इल्तिजा करते कहा था। मलियार खानज़ादा ने इसकी इल्तिजा को रद्द करते दोबारा से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते पोजीशन को सेट करते इसकी रुख की गहराइयों में उतरता वो दोबारा से इसकी सिसकी और चीखों का बाइस बना था। मलियार खानज़ादा इसके नाजुक से वजूद को उलट पुलट करता आज अपनी 2 से 3 दिन की बेकरारियों का वो जमकर बदला लेने में मसरूफ़ था। अब तो अनाया को ऐसे लग रहा था कि फजर तक भी इसकी जान बिल्कुल नहीं छूटने वाली। मलियार खानज़ादा अब दोनों पर कम्फर्टर और एक दूसरे को अपनी बाहों में छुपाते अपनी शिद्दतों की एक नई दास्तान रकम करता। अनाया के नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में छुपाता इस पर अपनी शिद्दतों को ढाना शुरू किया था।
अब तो पुरसुकून हो ना, तुम देख कर आ गई उसे, ठीक है ना? वो उर्जला अपने कमरे में बेड पर बैठी लैपटॉप खोले किसी गहरी सोचों में गुम थी कि जब ही आरिश इसके कमरे में दाखिल होता बोला और साथ ही दरवाजे को लॉक लगा गया था। उर्जला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। इस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। एक तो इस वक्त इसके कमरे में क्या कर रहा था उसे कुछ समझ नहीं आया। जी मैं देख कर आ गई थी मोहल्ला को, वो ठीक है और अब अपने कमरे में आराम कर रही है। मैंने भी उसे दवाई भी खिलाई है और खाना भी खिलाया है। उर्जला ने आरिश की तरफ देख कर सुकून भरे लहजे में जवाब दिया था। अच्छा किया, मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? आरिश ने चेहरे की तरफ देखते हुए हिचकिचाते पूछा था। अब इसकी सिचुएशन में वो कैसे पूछ सकता था कि उसके साथ भी ऑस्ट्रेलिया चले? वो हम दोनों ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, आज रात 10 बजे की टिकट थी। आरिश खानज़ादा टिकट को कैंसिल करवा गया था। वो तो बस उर्जला का रिएक्शन देखना चाहता था कि वो क्या बोलती, क्या वो सच में इसके साथ जाना चाहती थी या फिर अपनी बहन की वजह से रुक गई थी। आरिश मुझे लगता है कि अभी हमें 2 से 3 दिन तक रुक जाना चाहिए। 2 से 3 दिन के बाद जब मोहल्ला की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं मोहल्ला प्लीज़, उर्जला ने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। आरिश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था और उसके दिल में सुकून की लहर दौड़ी थी। शुक्र था कि उर्जला तल्ख नहीं हुई थी कि वो अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकती है। वो आरिश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था और मुतमईन होकर हाँ में सर हिलाया था। और उर्जला, मुझे ना बहुत प्यास लग रही है और ये प्यास मुझे तुम्हारे होंठों से बुझानी है। अब क्या मुझे इजाज़त है तो मैं तुम्हारे पास आकर थोड़ी सी तुम्हारी सांसें घुट सकूँ? हारिश खानज़ादा ने इस कदर अपने चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए पूछा था कि उर्जला खानज़ादी अश अश कर उठी थी इसकी बात पर। उर्जला सुर्ख पड़ते हुए इसकी तरफ से अपनी निगाहों को हटा गई थी। वो नहीं जानती थी कि आरिश खानज़ादा इतना बेबाक हो सकता है। अपने कमरे में जाइए, आपने सोना नहीं है? उर्जला ने गहरी सांस भरते आरिश की तरफ देखते कहा था। तो आरिश ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया था, जैसे कि उसे तो सोना ही नहीं है। और वैसे भी आरिश खानज़ादा का पसंदीदा काम तो उर्जला के पास बैठना था, बातें करना था और अपने बेबाक बातों से इसके चेहरे को सुर्ख करना था। इसके चेहरे को सुर्ख देखते हुए आरिश खानज़ादा समझ गया था कि उसे शर्म आ रही है, इसलिए उसे बिल्कुल भी नहीं जाने दे, इजाज़त नहीं देगी। खुद से ही इसके करीब बढ़ते जल्दी से लैपटॉप को इसकी गोद से हटाया था और साथ इसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब करती अपनी गोद में बिठाया था। इस अचानक हुई अवतार पर उर्जला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। आरिश खानज़ादा से ये बेबाकी बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। आरिश, मुझे नीचे उतारे, क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, उर्जला ने बुखलाए हुए तकरीबन इसके चेहरे पर चिल्लाते हुए कहा था। आरिश ने मुस्कुराते हुए उसके दोनों मज़ाहमत करते हाथों को अपने गले में डालते इसके चेहरे पर थोड़ा सा झुकते अपनी नरम गरम सांसें छोड़ते अपनी ज़बान को निकाले इसके होठों पर फेर कर इसके मुंह को बंद करने लगा। रात के इस वक्त कोई पागल है जो मुंह उठाकर तुम्हारे कमरे में आ जाएगा? ऐसे भी तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, निकाह में हो तुम मेरे। कोई अगर मुझे तुम्हारे साथ देख भी ले तो इनमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? आरिश ने मुस्कुराते हुए इसके भीगी लहू पर अपने अंगूठे फेरते कहा था, जो कि इसकी ज़बान फेरने की वजह से गीले हो गए थे। उर्जला के वजूद में एक सर्द सी लहर उठी थी। उर्जला का तो अब मुंह ही बंद हो गया था। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इसका दिल डूब कर उभरा था। उसे ऐसे लगा कि जैसे अचानक ही इसका दिल नीचे गया और फिर वापस ऊपर आ गया था। उसे अपनी हालत समझ नहीं आ रही थी। पहली बार वो ऐसा लम्स महसूस कर रही थी। आरिश खानज़ादा वो पहला मर्द था जो इसके इतना करीब आया था, और वो भी महरम के रूप में। आरिश खानज़ादा ने इसकी तरफ देखा जो बाहर से बोल्ड और कॉन्फिडेंस खुद को जाहिर करती थी, वो अंदर से इतनी ही भीगी बिल्ली बनी इस वक्त इसके हसार में तकरीबन कांप रही थी। आरिश ने अपनी हंसी को दबाते मजीद इसके कमर पर ज़रा सा अपने हाथ का दबाव डाला तो उर्जला की सिसकी व साख्ता थी। क्या हो मेरी जान, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी से ही तुम्हारी सिसकियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। आरिश खानज़ादा ने जानबूझकर ऐसे जाहिर किया था जैसे गलती से इसकी कमर पर इसने अपने हाथ का दबाव डाल दिया हो और उर्जला ने अब घूर कर इसकी तरफ देखना था। इसकी इलाकी वो अच्छे से समझ रही थी। अगले ही पल इसके करीब होते उर्जला ने इसकी गोद से उतरना चाहा, लेकिन आरिश ने इसकी ये कोशिश नाकाम बना दी थी और दुपट्टे को इसके गले से निकालते हुए इसकी सफ़ेद बेदाग गर्दन पर झुकते अपने दांत गाड़ गया था। पहली बार लम्स को महसूस करते उर्जला का वजूद कांप कर रह गया था। वो बुरी तरह से आरिश के हसार में लरस गई थी। आरिश के लबों और दांतों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते उर्जला के हाथ इसके कंधे पर से कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में जकड़ गए थे, जैसे कि वो इसके लम्स में मदहोश हो रही हो। उर्जला ने धीरे से अपनी आंखें बंद करके इसके मीठे से लम्स को महसूस किया था। आरिश खानज़ादा वो इसकी सफ़ेद बेदाग गर्दन पर झुकते अपने दांतों को गाड़ने के बाद अब भीतर से वही स्किन को मुंह में भरता सक करते वहाँ पर लव बाइट बना गया था। इसकी सफ़ेद बेदाग गर्दन पर वो सुर्ख कलर का धब्बा इस वक्त आरिश को इतना खूबसूरत लगा कि बेसाख्ता ही अपनी कमीज़ की जेब से मोबाइल को निकालते हुए इस लव बाइट की पिक्चर बनाकर उर्जला के सामने करते उससे इशारा किया था कि जैसे देखो। और उर्जला ने जब आरिश के मोबाइल में अपनी गर्दन पर बने सुर्ख कलर के लव बाइट को देखा तो शर्मा के गर्दन तक सुर्ख पड़ती इसने घूर कर आरिश की तरफ देखना चाहा था, लेकिन आरिश की आंखों में अब वो देख ही कहाँ रही थी।
हाँ मेरी जान, इतना भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आरिश ने उसे मज़ीद एक झटका देते हुए अपने करीब किया तो उर्तला के लब खुद ब खुद इसके लबों से टकराए थे। उर्तला ने जल्दी से अपने लबों को इसके लबों की पहुंच से दूर किया था। बड़ी जालिम बीवी हो मेरी, अगर अब लब आपस में टकरा ही गए थे तो मुझे मेरी प्यास ही बुझाने दे देती, इतनी जल्दी दूर करने की ज़रूरत ही क्या थी। आरिश खानज़ादा ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली में इसके नीचे लब को पकड़ते कहा तो उर्तला ने इसका हाथ अपने लबों से हटाना चाहा, लेकिन आरिश ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते अपने करीब करते इसके नीचे लब को अपने लबों में भरकर सक करना शुरू किया था। इसके नरम से लम्स पर उजला जैसे पागल होने को आई थी। आरिश खानज़ादा इसके लब को इतनी नरमी से अपने दोनों लबों में भरे सक कर रहा था और नहायत ही रोमांटिक अंदाज में चूम रहा था कि उजला के जिस्म में बेचैनियाँ सी पैदा होने लगी। आरिश इसके लबों पर झुका खुद की प्यास को शिद्दत से मिटाता उजला के जिस्म में बेचैनियाँ पैदा करने के साथ साथ उसे तड़पा भी रहा था, जिस कदर नरमी से इसके लबों को सक कर रहा था। उजला तड़पती नहीं तो और क्या करती। औरला ने अब की बार से कंधों पर रखे हाथ रखे कमीज़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर उसे होश दिलाना चाहा था कि अब उसे पीछे हट जाना चाहिए। आरिश खानज़ादा खुद को सैराब करने के बाद, इसकी होंठों की सुर्ख करने के बाद, अपने लम्ब से भिगोने के बाद पीछे हुआ और इसके भीगे लबों को अंगूठे से सहलाते, साथ ही अपने एक हाथ में इसका चेहरा भरे इसके सुर्ख से गाल को अपने लबों में भरकर वहाँ पर भी अपना गीला लम्स छोड़ने लगा। इसकी छोटी सी नाक, तीखी नाक को भी लबों से चूमते आरिश खानज़ादा ने जैसे इसकी नाक को भी मुअत्तबर किया था और उसे देख कर रह गई थी, जो उसे कीमती असासे की तरह नहायत ही ध्यान से छू रहा था कि कहीं सख्ती करने पर वो टूट ना जाए। और उर्दला उसे देख रही थी कि किस कदर नरमी से इसके चेहरे के एक एक हिस्से को किस नरमी से अपने लबों से महका रहा है, इसके पूरे चेहरे पर अपने लबों का भीगा लम्स छोड़ते हुए। आरिश खानज़ादा ने अब की बार इसकी आंखों में देखा तो उर्दला की आंखों को इस वक्त बंद देख कर और अपना लम्स महसूस करते देख कर आरिश खानज़ादा मुस्कुराया था, यानी कि इसकी बीवी इसका लम्स महसूस करे, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। आरिश खानज़ादा ने इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाते इसके बालों को अपने हाथों से सहलाते कहा था कि मेरी जान, क्या बात है, तुम सिसक क्यों नहीं रही? क्या मुझे अग्रेसिव वाला रोमांस करना चाहिए ताकि तुम्हारी सिसकियाँ मेरे कानों को राहत पहुंचा सके। औजला तो इस बार इसकी बोली हुए लफ्ज़ों पर कांप कर रह गई थी, क्योंकि बोलते हुए इसके लब औजला की गर्दन से टकराते तो औजला बुरी तरह से इसके हसार में लरस कर रह जाती और उसके हसार में बिल्कुल चुपचाप थी, ऐसे कि जैसे इसने बचपन से बोलना ही ना सीखा हो। इसकी गोद में बैठे वो सिर्फ और सिर्फ अपने नीचे लब को दांतों तले दबाते अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिशों में थी। कुछ बोलो तो सही, क्या हो गया? आरिश ने उसे चुप देखकर इसकी गर्दन से चेहरा निकालते इसकी तरफ देखते कहा। आरिश को लगा कि कहीं वो नाराज़ ना हो गई, लेकिन उसे शशोपन में मुब्तला देख और अपने नीचे लब पर जुल्म ढाते देख आरिश से बर्दाश्त न हुआ तो जल्दी से इसके नीचे लब को इसके दांतों के जुल्म से छुड़वाया था। क्या बात है, अगर इन पर जुल्म ढाना ही है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी इन पंखुड़ियों जैसे नरम लबों को अपने लबों में भरकर जुल्म की एक नई दास्तान रकम कर लूँगा। लेकिन यहाँ ये क्या तरीका है खुद से अपने लबों पर जुल्म करने का? आरिश ने इसके नीचे लब को हद से ज़्यादा सुख पड़ते देखकर धीरे से अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा था। और औरतला इसकी बातों पर सुर पड़ती बात पे उसे घूर भी नहीं रही थी, क्योंकि इसकी नज़रों की ताप न लाते हुए अपनी आंखों को झुका लेती थी। आरिश, अब बस भी करें, क्या हो गया है आपको? इस बार ओजला ने इसके हाथ अपने दिल के मकाम की तरफ पड़ते देखकर गहरी सांस भरती जल्दी से इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर रूहान से होकर कहा था, मेरी जान, मैंने तो कहा था कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे शिद्दत से तुम्हारे लबों से वही प्यास बुझानी। आरिश खान ने दोबारा से अपनी बात दोहराकर इसकी जड़ देखते कहा था। वो कुछ ज़्यादा ही फैल गया था। इसकी आंखों की सुर्खी इस वक्त औरतला की गुर्बत में उसे साफ इशारे से बता रही थी कि अगर अब वो दूर रहा तो वो ये दूरी सह नहीं पाएगा। और इसकी आंखों में खुद के लिए जज्बात का ठाठे मारता तालाब देखकर औरतला रूहानसी सी हो गई थी। वो उसे कैसे रोके उसे समझ नहीं आ रहा था। आरिश खानज़ादा तो कुछ ज़्यादा ही इसके पास आकर फैल रहा था। इसकी बेबाकियाँ धीरे धीरे से बढ़ती जा रही थी और औरतला ने अपनी बार इस पर गुस्सा करने का सोचा, लेकिन वो गुस्सा कैसे करती? वो तो उसके हसार में कब से बैठी हुई थी और आरिश मुसलसल अपने हाथों से इसकी कमर को सहलाते उसे मज़ीद मदहोश करने की कोशिशों में था। और अभी मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग शुरू होने वाली है, प्लीज़ मुझे इसकी प्रिपरेशन करने दें। औरतला ने जल्दी से बहाना बनाते आरिश से खुद को दूर करना चाहा, लेकिन आरिश ने इस बात से बेड पर लिटाते उसके ऊपर साया फगन होते अपने वजूद का पूरा वजन तकरीबन इसके ऊपर डालते इसके दिल के मकाम पर अपना चेहरा रगड़ते वो औरतला की धड़कनों को बढ़ाने का सबब बना था। आरिश, क्या करें, आप दूर हो जाए, औरतला ने धड़कते हुए दिल के साथ कहा था। इसकी आंखों से बस आंसू निकलने की कसर बाकी रह गई। पहली बार लम्स को महसूस करते औरतला की हालत ही अजीब हो रही थी। इसकी पैनिक होती टांगों को आरिश ने जब अपनी टांगों से लॉक किया तो औरतला को लगा कि अब तो जैसे इसके जान निकलने के दर पर हो। आरिश खानज़ादा खुद बेड पर लेटा और साथ ही इससे अपने ऊपर लिटाए हुए इसका चेहरा अपनी गर्दन में छुपाते कहा था कि मेरी जान, मुझे बस ऐसे ही सोना है, मुझे सुकून कर लेने दो।
जो सिर्फ तुम्हारी बाहों में ही मिलता है, आरिश खानज़ादा ने कहा और शिद्दत से अपनी बाहों में भींच लिया था। एसी ऑन होने के बावजूद भी कमरे में फुल स्पीड से औरतला के माथे पर अब पसीने के नन्ही नन्ही सी बूंदें चमकने लगी थी। वो बुरी तरह से इसके हसार में नर्वस होती, बस इसी किसी भी तरह अपने कमरे से भेजना चाहती थी। सो जाओ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आरिश ने उसे अब अपने ऊपर से नीचे उतार दे, इसका सर अपने सीने पर रख दे। उसे बिल्कुल तकिए की तरह अपने आप में भींचते कहा तो औरतला थोड़ी सी पुरसुकून हुई थी। कम अज़ कम वो उसे अपने ऊपर से तो नीचे उतार कर गया था और बेड पर जो थी वो इसके हसार में मजबूरन उसे भी अपनी आंखों को बंद करना पड़ा था। अब मज़ीद वो और क्या कर सकती थी। इसके बेबाक शौहर ने इसे कमरे से तो जाना नहीं था, तो इसके पास ही आखिरी हल बचता था कि वह खुद ही सो जाती। सनम खानज़ादा आज काफ़ी अरसे बाद बज़ात खुद चलकर इस्लामाबाद के इस छोटे से यतीम खाने में आया था, जो कि बरलास की यूनिवर्सिटी थोड़े फासले पर था। आज भी उसे यहाँ पर इत्तेफाकन आना पड़ा, क्योंकि बरलास से मिलने इसकी यूनिवर्सिटी गया था, जबकि इसके दोस्तों ने उसे बताया था तो वो यतीम खाने में है। सनम खानज़ादा को हैरत भी हुई थी कि यतीम खाने में क्या कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पर चला आया था। इस यतीम खाने में वो आता तो नहीं था, लेकिन वहाँ अपने मैनेजर के ज़रिए वो उस यतीम खाने में डोनेशन ज़रूर भिजवाता था। यतीम खाने के अंदर दाखिल होते ही उसे छोटा सा गार्डन नजर आया। उधर से उधर नज़र घुमाने पर बरलास एक दरख्त के नीचे एक लड़की जो व्हील चेयर पर बैठी थी इसके पास बैठा नजर आया था। सरम को पहले से भी ज़्यादा हैरत का सामना करना पड़ा। बरलास एक लड़की के घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा था। ये बात हजम करना सरम के लिए मुश्किल हो रहा था। सरम ने इन दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए यतीम खाने के अंदर जाते हुए वार्डन के ऑफिस में दाखिल होते इस लड़की को और बरलास के बारे में पूछना चाहता कि बरलास यहाँ पे कब से आ रहा है और वो लड़की कौन है जिसकी हालत देखने के काबिल नहीं थी, क्योंकि वो बस एक ही जगह पर अपनी नज़रों को टिकाए हुई थी। आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के रंगत जर्द सी थी। वार्डन के ऑफिस में दाखिल होते वार्डन ने खड़े होकर उसे सलाम किया था। सरम खानज़ादा को जानती थी, वो आए रोज़ टीवी पर या फिर अखबारों में इसके इश्तहार लगे रहते थे। उसे जल्दी से एक कुर्सी पर भी बिठाते वार्डन ने उसे चाय या फिर कॉफ़ी का पूछा था, लेकिन सरम खानज़ादा ने मना कर दिया था। मैं यहाँ पर आपसे एक ज़रूरी बात करने आऊँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं इस बात के बारे में? सरम खानज़ादा ने संभल कर अपनी बात को रखा था वार्डन के सामने। ये जो बाहर गार्डन में दरख्त के नीचे व्हीलचेयर पर एक लड़की बैठी है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं कुछ? सरम खानज़ादा ये सवाल पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेसाख्ता ही इसके मुंह से सवाल निकल गया था, वरना वो भी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया था। वार्डन ने इसका इशारा गुल की तरफ समझा पाकर बेसाख्ता ही इसकी आंखों की तरफ देखा था। इसकी आंखों में कोई हविस या बेकदरी तो नज़र नहीं आ रही थी, तो वो गुल के बारे में क्यों पूछ रहा था? वार्डन सारे बच्चों से ज़्यादा गुल के करीब थी और वो उसे भी किसी भी गलत हाथों में सौंपना ही नहीं चाहती थी। आपको क्यों पूछना है इसके बारे में? कोई वजह है आपके पास? वार्डन ने इस बार सख्त लहजे में ज़रम खानज़ादा से पूछा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शहर का जाना माना इतना मशहूर बिजनेसमैन इधर आकर एक लड़की के बारे में इस तरह से मालूमात लेगा, और वो भी गुल के बारे में। हैरत तो बनती थी वार्डन की। पता नहीं मैंने कैसे आपसे ये सवाल पूछ लिया। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी कोई गलत नहीं थी। बस मुझे अजीब सी बेचैनी हुई इस लड़की को देखकर। ऐसा लगा कि जैसे मुझे अपने बचपन की कोई खोई हुई बहन दिख गई हो। सरम खानज़ादा ने जल्दी से बुखलाए हुए सामने बैठी वार्डन को जवाब दिया था। वो इसके बारे में कुछ गलत सोच रही थी। सरम को अंदाज़ा भी नहीं था, वरना वो ये सवाल बिल्कुल भी ना पूछता, और वैसे भी ये सवाल भी बेसाख्ता ही इसके मुंह से निकला था, वरना वैसी बात के बारे में यहाँ पर मालूम करने तो बिल्कुल भी ना आया था। अच्छा नहीं, ये आपकी बहन नहीं हो सकती, वार्डन ने सख्त से लहजे में कहा तो सरम खानज़ादा शर्मिंदा सा हो गया था और वो वहाँ से उठा और इससे पहले कि वो ऑफिस से बाहर निकलता वार्डन ने पीछे से पुकारते कहा कि उम्मीद करूँगी क्या आप इस बात को पूछने के लिए दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। सरम खानज़ादा ने मज़ीद कोई भी बात नहीं की और कोई भी सवाल पूछे बगैर वो उस यतीम खाने से बाहर निकल आया था। घर जाकर वो बरलास से इस बारे में बात ज़रूर करने वाला था कि आया इसका शक ठीक है या फिर गलत। इस लड़की को देखकर उसे अपनी बहन की याद क्यों आई थी? सरम खानज़ादा जैसे ही यतीम खाने के ऑफिस से बाहर गार्डन की तरफ निकला तो बरलास उसे कहीं पर भी नजर न आया और साथ वो लड़की अब दोबारा से उदास सी शाम का उदास ही मंजर नजर आ रही थी। सरम खानज़ादा क्यों इसके चेहरे के नक्श जरीश से काफ़ी मिलते जुलते नजर आ रहे थे। जरीश खानज़ादा इस वक्त इस लड़की से बात करके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। पहले वो बरलास से बात करना चाहता था इस लड़की के बारे में, बाद में ही कोई नतीजा अखज़ करता, गहरी सांस भरते अब अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया था। जरीश खान जी बेइंतहा उदास सी कमरे में की खिड़की में खड़ी नीचे लॉन में शाम के ढलते हुए मनाजिर को देख रही थी। आज इसके दिल पर एक बहुत ही बड़ा बोझ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसका दिल चाह रहा था कि रो रो कर अपने दिल की भड़ास निकाल ले। आज वही दिन था, आज से तकरीबन 3 साल पहले, जब बसीर खानज़ादा नाबिया के साथ निकाह करके इस हवेली में आया था। आखिर इस दिन को वो कैसे भूल सकती थी? वो दिन तो पंजे गाड़ कर इसके दिल में ही बैठ गया था।
इस दिन को वो कैसे भूल सकती थी, अपने इश्क, अपने प्यार मोहब्बत को किसी और के पहलू में देखना, किसी और का हाथ पकड़े हवेली के अंदर लाना कि वो इससे निकाह कर चुका है और इसकी बीवी है। आंसू मुतवातर जरीश खानजादी की आंखों से बह निकले थे। उसने जल्दी से जाकर दरवाजे को लॉक किया था कि कहीं कोई आकर इसके आंसू न देख ले। बाहर से स्ट्रांग नजर आने वाली जरीश किसी को भी अपने आंसू दिखाकर खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। जरीश अब कमरे में अंधेरा किए बेड के पास ही नीचे ज़मीन पर बैठे अपने दोनों घुटनों को सीने से लगाए और इसमें अपना सर छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। अजियत थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ था? बसीर खानजादा ने बेशक इस लड़की से निकाह नहीं किया था, लेकिन इसके प्यार में किसी और को शरीक करके उसका हाथ पकड़ के हवेली तो बीवी के दर्जे पर ही लाया था ना। इसी बात को जरीश खानजादी याद करते हुए रो रही थी। उसे अब 1 साल पहले हवेली का वो मंजर याद आ रहा था जब इसका और बसीर का निकाह होने जा रहा था, और वो सबको डटकर कह रही थी कि उसे बसीर से निकाह नहीं करना। जब नाना ने जाकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया तब जाकर नसीर खानजादा से इसने निकाह किया था, वरना इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो बटे हुए शख्स को अपने हिस्से में कर ले। 1 साल तो इस लड़की के साथ इसी कमरे में गुजार चुका था, तो क्या वो बंदा है बहकता नहीं बगैर निकाह कि वो किसी लड़की के साथ 1 साल तक एक ही कमरे में कैसे रह सकता था? और क्या कोई लड़की इतनी अर्जा होती है कि अपनी इज्जत की परवाह के बगैर वो किसी नामहरम के साथ पूरा 1 साल कमरे में गुजार सकती है, वो भी बगैर निकाह की? सोच सोच कर ही जरीश खानजादी को अपना दिमाग फटता महसूस हो रहा था। वो अभी तक हनूज नीचे ज़मीन पर बैठी रो रही थी। वो यादें ही ऐसी थी कि याद आते इसकी आंखों को भिगो कर चली जाती। इसका वजूद अब हल्के हल्के हिचकोले ले रहा था। जरीश की हिचकियाँ बन गई थी और उसका पूरा बदन लरस रहा था रोने की वजह से। रोते रोते वो माजी के 1 साल पहले में चली गई थी। 1 साल पहले आप मेरे करीब क्यों नहीं आते? पिछले 1 साल से इस कमरे में रहते हुए हम दोनों अजनबियों की तरह रहते हैं। 1 साल हो गया है, लेकिन आप मजाल है कि मुझे हाथ तक लगाएं। क्यों रात होने से पहले ही आप हवेली के नीचे गेस्ट हाउस में चले जाते हैं? पिछले 1 साल से ये सब देखती आ रही हूँ। मजीद मेरा सब्र जवाब दे गया है। अनाबिया वसीर के सामने खड़ी सराय सवाल बनी से पूछ रही थी, ऐसा सवाल जिसका जवाब वो खुद भी नहीं जानना चाहती थी। क्या बकवास करी, जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देना। तुम्हारी माँ बिस्तर मर्ग पर पड़ी वहाँ पर तड़प रही है और तुम यहाँ पर खड़ी मुझसे घटिया सवालात पूछ रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बसीर खानजादा इसकी तरफ देखते तकरीबन धाड़ते हुए कह रहा था। अनाबिया इसकी धाड़ पर एक पल के लिए लर्जी थी, लेकिन अगले ही पल वो दोबारा से ढीठ बनी इसके सामने अपने सवाल का जवाब मांगकर ही ले जाने वाली थी। क्यों? मुझे शर्म क्यों आए? शौहर हैं आप मेरे, और अगर 1 साल से हम दोनों साथ रह रहे हैं तो इतने फासले पर क्यों? बीवी होते हुए सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रही? क्यों नहीं पूछ सकती? आप मेरे करीब क्यों नहीं आते? 1 साल हो गया हमारे रिश्ते को, अभी तक आपने मुझे अपनी गुर्बत क्यों नहीं बख्शी? आप मुझे मेरा हक क्यों नहीं देते? क्या ये सब सवालात मेरा पूछना जायज़ नहीं है? बीवी होते हुए अनाबी इसके सामने शेरनी बनती, इससे सवालात पूछ रही थी। सच जानना चाहती हूँ तो सच ये है कि 1 साल पहले जो हमारा निकाह हुआ वो निकाह नहीं था, झूठ मूठ का निकाह था। वो काजी तक नकली था और पेपर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑफिस के फाइल्स के पेपर थे जिन पर हम दोनों ने साइन किया था। और तुमने जो धोखे में आकर मेरे ऑफिस के 40% शेयर अपने नाम मुझसे करवाए थे वो वापस मैं अपने नाम कर चुका था। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार था। तो आज का और आज भी वो दिन मुकम्मल हो गया। आज के दिन तुम पूरे 20 साल की हो गई हो। अब तुम्हारे जो शेयर मेरी कंपनी में थे अब सारे मेरे नाम हो चुके हैं, जो तुमने धोखे से मुझसे लिए थे। और जो निकाह के लिए तुमने मुझे मजबूर किया था वो भी कोई मजबूर नहीं हुआ था, न तुम्हारी और न ही तुम्हारी माँ की बातों में आकर। तुम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हो। तुम्हारी माँ ने भी मुझे ब्लैकमेल किया था और तुमने भी मुझे ब्लैकमेल ही किया। मैं मरकर भी जरीश के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। जानता हूँ कि मैं इसके लिए बहुत सख्त हूँ, लेकिन सख्त भी सिर्फ इसलिए था कि वो किसी और मर्द की तरफ मुतवज्जा ना हो। इसलिए सब कुछ मैं ही बनना चाहता था और हूँ भी। 1 साल तक तुम पूछती हो कि मैं गेस्ट हाउस में क्यों चला जाता हूँ, तो इसकी सिर्फ यही वजह है कि किसी नामहरम के साथ में कमरे में एक दिन तो क्या रात तक नहीं गुजार सकता। दिन तो मेरा पूरा ऑफिस में गुजर जाता है, लेकिन रात में गेस्ट हाउस में जानबूझकर गुजारता था, और जानबूझकर रात इतनी देर हवेली में आता था कि मेरा हो सके और मैं हवेली में ना जा सकूं, और सिर्फ तुम्हारा सामना इस 1 साल का ही इंतज़ार कर रहा था, जो क्या पूरा हो गया। बसीर खानज़ादा ने सब कुछ उसे बता दिया था, जो कि सच था, लेकिन बसीर खानज़ादा ने अब तक उसे सच्चाई नहीं बताई थी, जो उसके साथ साथ पूरी हवेली वाले भी नहीं जानते थे। धोखा, इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। तुम जानते हो कि मेरे ताल्लुकात कहाँ तक है, मेरी पहुँच बहुत आगे तक है। तुम्हारे सारे शेयर वापस से अपने हाथ में ले सकती हूँ, हत्ता कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब तुम देखना इस धोखे का अंजाम क्या होता है। तुमने अनाबिया राखा से पंगा लिया है, लेकिन अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब तुम मुझे सिर्फ एक ढोंग रचाने के लिए कहा गया था
कि तुमसे निकाह करके, मोहब्बत करके, तुम्हें अपने करीब राग़िब करके तुमसे वो सारे सबूत इकट्ठा करना जो तुम बॉस के ख़िलाफ़ ढूंढ चुके हो। लेकिन अब तुमने सारी सच्चाई जान चुके हो तो ज़ाहिर सी बात है ये भी पता होगा कि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ। अच्छा हुआ कि तुम्हें सब पता चल गया। वैसे भी अब मुझे यहाँ मज़ीद रहकर, तुम लोगों के बीच रहकर मज़ीद अपना नाटक जारी नहीं करना होगा। वैसे भी मैं 1 साल से बहुत तंग आ गई थी। अच्छा हुआ कि तुमने सब कुछ खुद ही बता दिया। अनाबिया भी रिलैक्स होते उसे सारा कुछ खुद ही बता चुकी थी और मज़ीद कोई फ़ायदा नहीं था छुपा कर। ओह, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। पर तुम्हारा असली चेहरा तो बहुत पहले ही मेरे सामने आ चुका था। तुम तक तो ज़रिया सिर्फ इतना था कि तुम्हारे बॉस तक पहुंचना, और आज तुम 20 साल की हो गई तो आज तुम लोगों के इस मिशन में एक जश्न भी तो होना था। अब तुम वहाँ जाओगी लेकिन मेरे साथ नहीं, अकेले, क्योंकि तुम्हें वहाँ मेरे साथ ही आने के लिए बोला था ना। सारी कॉल मैं ट्रेस कर चुका हूँ। अब मज़ीद कोई भी फ़ायदा नहीं है तुम्हारा यहाँ रहकर। जल्दी बनो यहाँ से। बसीर खानज़ादा रिलैक्स होता अपनी शर्ट को आस्तीनों कोहनियों तक ऊपर चढ़ाता रिलैक्स अंदाज में ड्रेसिंग टेबल पर बैठता एटीट्यूड से बोल रहा था, तुमसे ये बदला मेरा पेंडिंग पर रहा। याद रखना आगे तुम अब अनाकिया रखा का असल रूप देखने वाले हो जो तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा। तो मेरी प्यारी रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जो पूछते हैं ना कि कितने एपिसोड है, तो ये देख लें कि अभी 1000 सॉरी जो हैं वो पेजेस जो हैं कंप्लीट हुए हैं इस PDF के। अब भी तकरीबन 17 से 18 पेजेस जो हैं वो बकाया रहते हैं स्टोरी के। तो अभी आप खुद सोच लें कि अभी स्टोरी कितनी लॉन्ग चलने वाली है। तो बस जुड़े रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और बस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।